वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। खास प्रोग्राम को, और इस खास प्रोग्राम का मकसद है कि लोगों तक एक अहम मैसेज पहुंचाया जाए, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो अपनी तालीम के साथ अपनी तरबियत को आगे बढ़ाने का हौसला रखते हैं। खास तौर से वो माँ बाप जिनको इस वक्त अंबर फाउंडेशन के जरिए गाइडेंस और फराहम की जा रही है और इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, क्योंकि एजुकेशन, तालीम एक ऐसा हथियार है कि जो इंसान अपने तमाम फनून को आगे बढ़ाते हुए अपनी ज़िंदगी को रोशन और ताबनाक बना सकता है। तो आज हमारे साथ अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन रूह रवां जनाब वफा अब्बास साहब, अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन, उनसे हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि एजुकेशन और तालीम के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है वो आज पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से लखनऊ और इसके मज़ाफ़ात में वो तमाम लोग जो इस वक्त एजुकेशन की तरफ देख रहे हैं या जिनके दस्तरस में एजुकेशन नहीं है, उन तक एजुकेशन कैसे फराहम करना है, इस पर बात करते हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत आपका खैर मकदम स्वागत है हमारे इस चैनल पर। वफा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप जो काम कर रहे हैं और इस काम का जो महासल ये है कि आप किसी से कोई तवक्को नहीं कर रहे। तो पहला सवाल ये है कि एजुकेशन जो है, क्या ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसी होती है कि वो ये चाहते हैं कि अपना जो एक रोल मॉडल है लोगों तक पहुंचाया जाए। एजुकेशन में कहाँ से आपकी शुरुआत और कैसे होती है, और इस मुकाम तक आते आते ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे के हम पल्ला बन जाती हैं? देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनका मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, कुछ साल पहले की बात है। इस प्रोग्राम में कुछ बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे थे, तो बच्चे उनसे सवाल पूछ रहे थे अलग अलग। तो किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा सवाल है और तुम्हारी एज कम है, लेकिन तुमने पूछा, मैं चाहता हूँ कि मैसेज सबको जाए, तो मैं वही सवाल आपके चैनल पर रिपीट करना चाहता हूँ। तो उस बच्चे ने सवाल ये पूछा कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। तो डॉक्टर साहब ने जो कहा वही शायद मैं भी कहना चाहूँगा, उन्हीं की बात को रिपीट करूँगा। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है तुम, यानी कि वो बच्चे जो आज की डेट में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारी जो सोच है, तो वो इनोवेटिव है, वो नई है, ब्रांड न्यू है। हमारी सोच जो पुरानी हो चुकी है, तुम्हारी सोच नई है। तुम वो सब कर सकते हो जो ज़रूरत है हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि अगर हमारे पास कोई मिशन नहीं है हमारे देश के पास, वो हमारी कमज़ोरी होगी। लेकिन आज की डेट में उनकी बात इसलिए पूरी होती दिख रही है क्योंकि हमारे देश के पास मिशन है। हमारे पास मिशन है विश्व गुरु बनने का, और हमारे पास पॉपुलेशन है यंग की। हमारा देश इस समय जिस पोजीशन में है उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारी 40-50% से ज़्यादा आबादी इस वक्त यंग है, यूथ है, यानी हमारे पास यूथ भी है, हमारे पास मिशन भी है। अब ज़रूरत है कि इस यूथ को कैसे हम एजुकेशन से जोड़ें, कैसे हम इसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ें, कैसे हम इसको बिजनेस से जोड़ें, ताकि ये अर्न करना शुरू करें। जब कोई भी यूथ पैसा अर्न करता है या किसी सोसाइटी में नाम करता है, तो सिर्फ वो अपनी सोसाइटी के लिए नहीं, बल्कि वो अपने घर, अपने देश, अपने स्टेट, सबके लिए नाम पैदा करता है जी। और हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की बहुत बड़ी फौज की। डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली पोजीशन को आज की डेट में इंडिया को इनकैश करना है। अब दूसरा सवाल आता है कि ये सरकार करे, तो सरकार तो देखिए जो कर रही है वो कर ही रही है अपना काम, लेकिन अब हर इंसान 140 करोड़ की आबादी सरकार के पीछे पड़ जाए, डिपेंड कर हो जाए। सरकार का काम है सुविधाएं मुहैया कराना, फैसिलिटी, माहौल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन उसके बाद जो सिटीज़न है हमारे जैसे, आप जैसे, वो सभी लोग जो कैपेबल हैं, जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ के कहीं ना कहीं ये सोशल कॉज है, देश हित का काम है। आपको हर तरीके से जो पॉसिबल हो आपके पास से, जैसे भी अपने पर्सनल लेवल से आप एजुकेशन में उन लोगों की हेल्प करें जो हमारा मिडिल क्लास है या जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, जिनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है जी। इस देश में बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत सारे नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं है। तो हम उनको किसी प्लेटफॉर्म पे ला के उनको एजुकेट कर सकें, उनको वहाँ तक पहुँचा सकें, उनकी रीच बढ़ा सकें। तो जाहिर सी बात है, हमारा देखिए हिंदुस्तान का यूथ और हिंदुस्तान की हिस्ट्री दोनों ऐसी रही है कि हमने हमेशा बुरे वक्त से आगे निकले हम लोग। आपको याद होगा 2008 की जो मंदी आई थी, उसके बाद अभी कोविड आया, तो पूरी दुनिया कहती थी कि अब ख़त्म, तब ख़त्म, तब ख़त्म, लेकिन इंडिया ने हमेशा ओवरकम किया है। इंडिया हमेशा आगे निकला। हमारे जेनेटिक, हमारे जीन्स में वो चीज़ें हैं
कि हम हर प्रॉब्लम को क्रॉस करके सर्वाइव आगे बढ़ते हैं, सर्वाइव आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा वफा साहब, मेरा जो सवाल है खास तौर से आज के दौर में ये यंगस्टर्स के लिए, जो आप तमाम बच्चों को जो भी अच्छे नुमाया नंबरों से पास हुए हैं उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, जी। और यहाँ से एक ये चीज़, ये पैगाम जा रहा है कि बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तो एक ऐसा है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन, अंबर फाउंडेशन जो एजुकेशन को लेकर चल रहा है, बहुत सारे जैसे कलेक्टर बिटिया, आपने एक इसको स्लोगन दिया, ये बड़ा खूबसूरत स्लोगन था और लोगों तक चला। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने कहा कि नीट के लिए हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, और जो बच्चे जिनकी दस्तरस में एजुकेशन नहीं है कि नीट का हो, तो अब मैं दोनों चीज़ों को मिला जुला कर शॉर्ट में जानना चाहूँगा कि ये आपके जहन में कैसे आया, और क्या आप इनकी ख्वाबों की ताबीर देखते हैं जो आने वाले फ्यूचर में इससे आप एक जो आपने एक एम बनाया वो कैसे आप उसको देखते हैं कि डिलीवर कैसे करेगा? देखिए, कोई भी चीज़ जब शुरू होती है एक सीड की तरह होती है, एक सपना होता है, सोच होती है। तो कई सालों से हम लोग पिछले 5-10 सालों से कुछ ना कुछ कर रहे थे जी। और कुछ ना कुछ करने की कोशिश रहती थी हमेशा। फिर पिछले कुछ साल पहले जो हमारे लखनऊ के जो सांसद हैं, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, ऑनरेबल राजनाथ सिंह साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई 5-6 साल पहले। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वफ़ा, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन में आगे बढ़ने की, और तुम्हारा जितना मुझे पता है तुम लोग काफ़ी काम कर रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से करो। ऐसे नहीं कि कुछ भी राशन बांटना है, कभी कुछ, तुम ऑर्गेनाइज तरीके से करो, एजुकेशन पे फोकस करो, क्योंकि एजुकेशन ही हमारे देश को आगे ले जाएगी। हम नेक्स्ट फेज में जब जाने वाले हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्री की तरफ जाएंगे, तो यही हमारा बेस होगा जो हमको वहाँ पे जल्दी पहुँचाएगा और तेज़ पहुँचाएगा। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करो, कुछ ऐसी चीज़ों को निकालो कि जहाँ से हमारा जो, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री में मिडिल क्लास बहुत बड़ा है और लोअर मिडिल क्लास उससे ही बड़ा है। जो अपर क्लास है, जो हाई इनकम के लोग हैं, उनको सब फैसिलिटी अवेलेबल है, उनके पास काउंसलर हैं, उनकी रीच है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तक के सब जगह पहुँच जाते हैं, उनके सोर्सेज हैं, तो वो मैनेज कर ले, उनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मिडिल और लोअर मिडिल है उसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसके लिए कैंपेन्स चलाओ तरह तरह के। जी। तो बस इसी सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें रिसर्च करी, तो हमारी टीम ने निकाला कि अगर हम लोग लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को या मिडिल क्लास के बच्चों को जो 1.5-2 लाख की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर हम उनको सिविल सर्विसेज की कोचिंग फ्री कराएं, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर निकलेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है, बट जो पैसे की कमी से नहीं जा पा रहे थे। तो हम लोगों ने सर से पूछा, बात करी, तो उन्होंने एक नाम सुझाया, कई सारे नाम उन्होंने रखे उनके सामने। तो उन्होंने कहा करेक्टर बिटिया नाम बहुत सूट करेगा, तो ये नाम उन्हीं का दिया हुआ है। और फिर इस नाम को हम लोगों ने शुरू किया कैंपेन, और हमारे जो पहला बैच था उसमें से 13 बच्चियाँ ऑफिसर बनी, 3 डिप्टी एसपी थी, 3 एसडीएम थी, कुछ डिप्टी जेलर, इस तरह की पोस्ट पे गए, पीसीएस ऑफिसर्स के साथ। ये सिविल की जब हम बात करते हैं तो हम लोग केवल यूपीपीएससी की बात करते हैं, क्योंकि यूपीपीएससी में लड़कियों का रिजर्वेशन 20%। अभी हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट डिलीवर कर सकें। तो हर साल 300 लड़कियाँ पूरे यूपी से, मतलब किसी भी कास्ट की हो, किसी रिलीजन की हो, किसी भी कम्युनिटी, कहीं से कोई भी हो, केवल एक बेस होना चाहिए, इंडियन हो और काम करना चाहती हो, उसके अंदर पोटेंशियल हो काम करने का। ऐसी बच्चों को ढूंढा जाता है और फिर इंडिया की बड़ी कोचिंग में DIS उससे टाइप करके फिर उनके थ्रू ये बच्चे पढ़ते हैं। और हम लोग इस बार भी हमारी लगभग 40 से 45 लड़कियों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है। 3 बच्चियों ने बिहार का प्रीलिम्स निकाला है, बलिया की कुछ लड़कियाँ हैं जो बलिया ज़िले की टॉपर थी, उसने तो दोनों निकाले हैं, बिहार भी निकाला है और यूपी भी निकाला है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जब मेंस होगा, फिर इंटरव्यू के रिजल्ट्स आएंगे, तो हम लोग को फिर से इस बार ठीक ठाक नंबर्स में ऑफिसर्स मिलेंगे। जी, नीट की बारे में बात करें कि जाहिर सी बात, हर एक माँ बाप का भी सपना होता है और बच्चे का भी डॉक्टर बने और इस देश के लिए और इस कम्युनिटी के लिए अपना कुछ काम करें। तो इसके लिए जो आपने एक पूरा खाका बनाया उसके बारे में बताएं। नीट का तो देखिए ऐसे सोचा गया कि बचपन से सुनते आ रहे थे कि इस दुनिया में कुछ भी बंद हो जाए, लेकिन एजुकेशन और मेडिकल बंद नहीं हो सकता। बट कोविड ने आज से चंद साल पहले दिखा दिया कि एजुकेशन भी बंद हो सकती है, बट मेडिकल बंद नहीं हो सकता। और आज की डेट में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगे, आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि तमाम मशीनरी महंगी है, डॉक्टर्स महंगे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं उस बिज़नेस के ऊपर, और वो एक बिज़नेस की शक्ल में आ रहा है कहीं ना कहीं, और चीज़ें आम आदमी की पकड़ से बाहर होती जा रही हैं। गवर्नमेंट ने ज़रूर आयुष्मान कार्ड दिए हैं बहुत से करोड़ों लोगों को, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पढ़ाई बहुत महंगी है, जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो कई बार करोड़ों रुपए देके नहीं पढ़ पाते, और इवन कोचिंग भी नहीं कर पाते हैं। वो बिना कोचिंग के वो बच्चे जो है 300-400 नंबर ला के बेचारे रह जाते हैं नीट में। तो हम लोगों ने एक शहर की अच्छी कोचिंग के साथ टाई अप किया, और उसमें हमारी कोशिश है कि हम लोग पहले साल कम से कम 50 बच्चे ऐसे ढूंढेंगे पूरे यूपी से, जिनको
जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो, जो पढ़ सकते हो, उनका टेस्ट छोटा सा लेंगे। उन 50 बच्चों को पहले साल हम लोग बस हमारा क्राइटेरिया सिर्फ एक है कि बच्चा ऐसी फैमिली से हो कि जो 50,000 1 लाख रुपए की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके बाद हम लोग रिजल्ट देखते हैं इसका। इंशाल्लाह अगले साल कुछ बच्चे हमारे डॉक्टर भी बनेंगे, उम्मीद है। और हम लोग चाहेंगे कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएँ, एम्स में जाएँ, KGMU में जाएँ, क्योंकि जब एक बच्चा किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ के आता है, और हम लोग देखिए सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं देते, हम लोग उसको एक तरह से उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए उसको माहौल देते हैं, उसको हम लोग ऐसे सिचुएशंस, ऐसे एटमॉस्फेयर, एक इकोसिस्टम देते हैं कि जहाँ पे वो ये महसूस करता है कि ये स्कॉलरशिप उसको सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं दी जा रही है, ये स्कॉलरशिप उसके साथ साथ पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही है। हम उस बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो अंबर फाउंडेशन की स्कॉलरशिप से क्वालिफाई करता है, तो जब वो कभी इस लायक हो आने वाले चंद सालों में, तो वो भी इस तरह की स्कॉलरशिप निकाले। क्योंकि अगर हम खुद बढ़े तो क्या बढ़े, हम सबको लेके बढ़े, पूरा देश आगे बढ़ेगा, तभी सब उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। क्या है, और यही हमारी कोशिश है। और हम इस तरह का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमसे स्कॉलरशिप ले, वो सिर्फ ये ना ले कि स्कॉलरशिप मिल गई तो ले लो, उसको ये पता हो कि ये स्कॉलरशिप हमको आने वाले टाइम में मल्टीपल टाइम्स करके और ऐसे लोगों को देनी है जो इनको ज़रूरत है ज़माने में। आखिरी सवाल जी, अंबर फाउंडेशन और वफा अब्बास का ये संगम जो है, जाहिर सी बात है एक दूसरे से अलग नहीं है। अंबर फाउंडेशन, वफा अब्बास, क्या भविष्य में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हम देखें कि एक अंबर फाउंडेशन की एजुकेशनल चेन होगी और वो एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल में, कॉलेजेस की शक्ल में, डीम्ड यूनिवर्सिटी की शक्ल में, कहीं एक ख्वाब की शक्ल में उसकी ताबीर खूबसूरत गुलदस्ते की तरह से पेश की जाएगी? देखिए प्लान्स हैं हम लोगों के बहुत सारे, और क्योंकि कई बार सिर्फ स्कॉलरशिप देने से काम नहीं होता है, कई बार आपको लगता है कि कुछ सिस्टम का पार्ट आपके हाथ में हो तो आप ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। कुछ हम लोगों के प्लान्स ऐसे हैं, पर उनको आज की डेट में बात करना मुझे लगता है बहुत अर्ली स्टेज होगी। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा करने की चंद सालों में, और बस आप लोग की दुआएं रहें, आपके व्यूवर्स की, आपकी सबकी, ताकि हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकें, ज़मीन पे ला सकें। देखिए मेरे पास इस बात के बहुत चांसेस थे, मेरा बिज़नेस है खुद का और फैमिली बैकग्राउंड मेरा ठीक है, मेरे पास बहुत चांसेस थे कि मैं आराम से बैठूँ, एसी में बैठूँ, गली गली घूमना, लोगों से मिलना, कोई मतलब नहीं था इसका। लेकिन मुझे लगता है कि सब ऐसे सोचेंगे तो कौन करेगा। बहुत से लोग कर रहे हैं, उसमें एक मैं भी कर रहा हूँ, और भी लोगों को सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर हम सब लोग मिल के बड़े पैमाने पे काम करेंगे तभी रिफॉर्म होगा, और रिफॉर्म के बाद जो देश की कंडीशन होगी आने वाले 15-20 सालों में, हो सकता है हम लोग उसको देख, हो सकता है ना देख पाएँ, लेकिन वो जो कंट्री होगा वो डेवलप होगा, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, एक कहते नहीं, जिसको कह लिए आप राम राज्य कह लिए या निज़ाम मुस्तफ़ा कह लीजिए, इन दोनों ही टर्म का एक बेसिक लॉजिक है, हर एक को उसकी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिले, उसके बेसिक राइट्स पूरे हों, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हों, और वो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट आसानी से मिले और एक बेहतर ज़िंदगी सुकून की आराम से जी सके। तो वो माहौल मुहैया कराना हमारी, आपकी, हर शिया, हर सुन्नी, हर हिंदू, हर मुस्लिम की बराबर जिम्मेदारी है। सब लोग आगे आइए, अपना अपना रोल प्ले करिए, क्योंकि ये दुनिया थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, और ऊपर जहाँ जाएंगे वहाँ जाके मुँह दिखा सके कि तुमने भेजा था तो हमने कुछ हक अदा करने की कोशिश करी, और जो कर पाए दोबारा भेजो तो फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक बहुत अहम बात जो वफा अब्बास साहब के लिए जो मैंने एक तज्जिया किया, वो ख़ास वजह यह है कि वफा अब्बास साहब एक बहुत अच्छे ऑरेटर भी हैं, और जब ये इंटरेक्ट होते हैं बच्चों से, और इनका इंटरेक्शन इस तरीके से होता है कि लोगों तक अपनी बात को बखूबी पहुंचाते हैं, या ये कहा जाए कि इनकी लफ्ज़ों के सलासल पे भरोसा है, यानी लफ्ज़ों को फूल बनाने का हुनर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और वक्त दिया, इस कीमती वक्त के लिए आपको मुबारकबाद, और आने वाले मुस्तक़बिल के लिए बहुत सारी दुआएं। और नाज़रीन भी शायद इस बात को समझते होंगे कि जो इंसान इस खूबसूरती के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है, इंशाअल्लाह उसके कामयाबी उसके कदमों को ज़रूर छूएगी, और ये जो मुल्क है गंगा जमनी तहजीब का गहवारा, ये और ज़्यादा खूबसूरत होगा। हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में किसी ख़ास शख्सियत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।